हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है 6 तारीख को, उसके बारे में। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं या फिर न्यू स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। जो नए टॉपिक्स होते हैं ऐसे में आने वाले हैं, या फिर आप जो आपका लेटर होता है उसका फॉर्मेट वगैरह कैसे होता है इसके बारे में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, और प्रेसिस के बारे में भी थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव होता है वो कैसे होता है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, किन की चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कितने मार्क्स का होता है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आती हैं, तो देखिए 2 चीज़ें आती हैं। या तो एक तो निबंध आएगा, ये आपका कंपलसरी है, इसको करना होता है। दूसरी चीज़ है आपको ऑप्शनल मिल जाएगा, या तो फिर आपको प्रेसिस करना होगा। कि या तो आपको एसएससी प्रेसिस देगा, ये पिछले साल ही ऐड हुआ था, तो प्रेसिस देगा, या फिर प्रेसिस की जगह आपको लेटर देगा। लेटर देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, दूसरा इनफॉर्मल होता है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं 99% की आपको फॉर्मल लेटर ही लिखने को आएगा। ओके, तो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में मैं जो सटीक जानकारी होती है वो मैं आपको बता दूंगा। और जितने भी इसके फॉर्मेट्स होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको सेंडर्स एड्रेस लिखने होते हैं, डेट लिखने होते हैं, रिसीवर्स एड्रेस लिखने होते हैं, ये सब मैं बता दूंगा, जिससे आपको जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगा। और आप ओल्ड स्टूडेंट भी हैं तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको। तो चलिए सबसे पहले जो प्रेसिस राइटिंग है इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसको कैसे लिखना होता है, उसका मीनिंग कैसा होता है, क्या चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई है कि किसी लंबी चौड़ी बात को थोड़े में या संक्षेप में कहना ही संक्षेपण है, यानी प्रेसिस है। प्रिसाइज मिस भी होता है संक्षेपण, यानी संक्षिप्त करना। इसमें अप्रासंगिक असंबद्ध एवं अनावश्यक बातों को छोड़कर मतलब की बात ग्रहण की जाती है, यानी कि जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं उसको हटा दी जाती हैं, और जो कंपलसरी चीज़ें हैं उन्हीं को इसमें ऐड किया जाता है, उसे अपने शब्दों में कह दिया जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए संक्षेपण के लिए हिंदी में कई शब्द प्रचलित हो गए हैं, संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, मतलब उसी को ये चीज़ लिखा हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल हम उसके रूल्स कुछ पढ़ लेते हैं कि प्रेसिस राइटिंग के जो रूल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे 12 रूल दिए हुए हैं, और ये जो वेबसाइट है मैंने थोड़ा सा फाइंड किया तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट थी, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप जाके इसे एक बार और विजिट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं जितने भी 12 रूल्स लिखे हुए हैं इसको मैं पढ़ देता हूँ और आपको बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या क्योंकि प्रेसिस राइटिंग होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस जो लोग नहीं किए होते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है लिखने में। तो चलिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वो हम पढ़ लेते हैं। जिस उद्धरण का संक्षेपण करना हो, यानी कि जो भी आपको लाइंस दी रहेगी उसका संक्षेपण आपको करना हो, उसे उसको प्रिसाइज करना हो, उसे तब तक पढ़ते जाना चाहिए जब तक उसका भाव जो है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट न हो, यानी कि उसको 2-3 बार आपको पढ़ लेना चाहिए, जिससे आपको पता चल जाएगा वो किस बारे में जो उसका टॉपिक है वो क्या है, और किस बारे में वो जो लाइंस लिखी है वो बोल रही है। ओके, आवश्यक बातों को रेखांकित करें आप पेंसिल से, अगर आप पेंसिल ले जाते हो तो थोड़ी सी आप अंडरलाइन भी कर लें कि कौन सी बात जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है आपको। चमत्कारपूर्ण उक्तियों, लोकोक्तियों, उदाहरणों, अलंकारों, पुनरावृत्तियों, अनावश्यक एवं असंगत बातों को छाट देना चाहिए। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आइटम फ्रेज रहेगा, ये सब जो चीज़ें हैं उनको आपको एग्जैक्ट कर देना है, यानी कि उनको निकाल देना चाहिए, जो भी आपकी लाइंस दी रहेगी, जो मेन रहेगा आपका पैरा उसमें से। ओके, प्रत्यक्ष कथन या संवाद की बातों को अपने शब्दों में कहना चाहिए। ओके, बिल्कुल उसको कॉपी नहीं करना है कि आपने, ठीक है आपने पूरी लाइंस दी हुई है, जैसे कि मैं आपको लाइंस भी दिखाऊंगा, एग्जांपल भी दिखाऊंगा कैसे आपको लिखना है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो जैसे पूरी आपकी लाइंस लिखी हुई, तो ऐसा नहीं कि आपको उसमें से एक लाइन छोड़ दिया, पहली लाइन लिख दिया और चौथी लाइन लिख दिया और इस तरीके से आपने उसको संक्षेपण कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। आपको कुछ अपने से भी वर्ड्स जो है वो ऐड करने होंगे। मूल बात की पकड़ रखनी चाहिए, आपको लीक से नहीं हटना है कि कुछ टॉपिक कुछ और दिया हुआ है, पर्यावरण या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है और आपने कुछ और ही लिख रहे हैं, तो आपको जो मूल बात है पर्यावरण पे लिखाना है, तो वो चीज़ जो है आपको बनाए रखनी चाहिए। अपनी ओर से कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी भाषा में लिखना चाहिए लेकिन अपनी ओर से कुछ ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जैसे रेखांकित वाक्यों के आधार पर अपने शब्दों में एक कच्चा प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। जैसे कि आप पढ़ते हो तो अपने हिसाब से ही आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो कि इस तरीके से हमको लिखना है। ये सब चीज़ें जो है अपने मन में आपको बना लेनी है, थोड़ा सा टाइम देना है उसको सोचने में। तो विचार मूल संदर्भ के अनुकूल हो पर अपनी भाषा में लिखनी चाहिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो आपको लाइंस लिखी रहेंगी उसी के आधार पे आपको लिखना है, लेकिन आपकी भाषा जो है वो लैंग्वेज आपका होना चाहिए। यदि कोई शब्द अर्थ व्यंजक की दृष्टि से बहुत सहायक और आवश्यक प्रतीत हो तो उसे ले लेना चाहिए। ऐसा लगे कि कोई मतलब कि ऐसा वर्ड है जो उस लाइंस को डिस्क्राइब कर रहा है परफेक्ट तरीके से, तो अपने से आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो कोई बहुत लंबी चौड़ी लाइन लिखी हो तो उसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके माइंड में आ रहा है, तो उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। संक्षेपण सदैव अन्य पुरुष में लिखना चाहिए और इसी के अनुरूप क्रियाएँ, उसी के अनुरूप क्रियाएँ होनी चाहिए, यानी कि अन्य रूप, यानी थर्ड जो होता है जेंडर, उसमें आपको लिखना चाहिए। और विचार का
तारतम्य बना रहना चाहिए और मूल का पूरा भाव संक्षेपण में आ जाना चाहिए। देखिए कुछ ज़्यादा ही हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो विचार का तरीका है कि वो जो चीज़ें कहना चाहता है वो चीज़ आपके आंसर में बने रहना चाहिए और मूल का पूरा भाव संक्षेपण में आ जाना चाहिए। मूल का मतलब उसका जो जड़ है, जो भी आपकी लाइन्स लिखी हुई हैं उसकी जो मूल भावना है वो आपके संक्षेपण में आना ही चाहिए, पता चलना चाहिए कि हाँ इसी के बारे में कहा जा रहा है। मूल प्रकरण में यदि शीर्षक न भी रहे तो भी एक उचित शीर्षक दे देना चाहिए। अच्छा देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके उसमें शीर्षक नहीं है तो भी आपको एक शीर्षक यानी कि टाइटल जो है वो दे देना चाहिए। इससे विषय समझने में बड़ी सुविधा होती है। टाइटल जो है वो पूरे आपका जो भी लाइन्स आपने लिखने वाले हैं, संक्षेपण करने वाले हैं, उसके बारे में एक मोटा मोटा हिसाब जो है दे देता है। तो एक शीर्षक देना भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे शीर्षक आप दे दोगे तो बेटर रहेगा। अंत में संक्षेपण में प्रयुक्त शब्दों की गिनती करके देख लेना चाहिए। अब वैसे आपको जो भी पेज मिला रहेगा उसमें आप टिक मार दोगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो वहाँ पे ब्लॉक्स होते हैं आपको पता ही होगा। तो ब्लॉक्स काउंट करके आप टिक कर दोगे कि यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है और उसी हिसाब से आपको लिखना होगा। यही चीज़ ये लिखा हुआ है। पत्र व्यवहार में और संदर्भ में जहाँ किसी अधिकारी के नाम और पद दोनों दिए हों वहाँ नाम हटाकर केवल पद का उल्लेख करना चाहिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर दिया हुआ है किसी के अधिकारी का नाम भी और उसका पद भी दिया हुआ है तो सिर्फ पद का नाम उल्लेख करना चाहिए, न कि अधिकारी का नाम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी। चलिए अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए हुए थे, तो ये एग्जाम्पल है, मैं इसका लिंक दे दूंगा तो आप आराम से एग्जाम्पल पढ़ लेना। यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा हुआ है और इसका शब्द संख्या 153 है। एसएससी भी 150 के अराउंड देता है जो शब्द संख्या होती है, वर्ड लिमिट होता है, और उसको 50 के अंदर जो है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे 44 में किया, काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो ये संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं 150 वर्ड में, और इसको 50 वर्ड के अंडर में इसने कर लिया है। तो ये मैं लिंक आपको दे दूँगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हो कि कैसे ये लिखा हुआ था। मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप देख लेना कि और एक और दिया हुआ था यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम। तो यहाँ पे भी काफ़ी लंबी लाइन दी हुई थी, नियर 140 के आसपास ये दिया हुआ है और इसको 48 में कर दिया है। तो किस तरीके से इसने किया है, किन किन चीज़ों को ऐड किया है, ये चीज़ थोड़ा आप देख लोगे यहाँ से तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गई संक्षेपण की बातें। आपको रूल्स मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप 1 से 2 बार देख लोगे तो वहाँ पे आराम से कर लोगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आप कर लेना। ऐसे ही वेबसाइट कई सारी हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चलिए अब मैं निबंध की बात कर लेता हूँ। निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निबंध लिखने के लिए जो है वो प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए। तो फिर अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो भी मैंने ये जो साइट है दृष्टि आईएएस करके, इस पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप 4-5 टॉपिक्स को देख लोगे तो कोई भी टॉपिक आएगा तो इससे रिलेटेड ही आएगा। ओके, तो मैंने खुद देखा था पिछली बार जो CHSL का एग्ज़ाम दिया था मैंने, उसमें लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टॉपिक आया था और देखिए ये एग्जैक्टली यहाँ से मिल गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वेबसाइट को आप विजिट करते हो, यहाँ से 4-5 टॉपिक या फिर 10 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो, पढ़ लेते हो 3 से 4 बार, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में। तो ये जो है distIAS.com, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ बैक करके, यहाँ पे मॉडल निबंध है ना, यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दूंगा तो इंग्लिश से भी आपको मिल जाएगा, तो वो साइट आप खोल लोगे। जैसे यहाँ पे है इंग्लिश का, तो ये इंग्लिश आपको खुल जाएगा। तो फिलहाल मैं हिंदी का आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो वेबसाइट है ये हिंदी वाला है। तो यहाँ पे कई सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो एक टॉपिक को आप, जैसे मैं साइबर अपराध एवं कंप्यूटर अपराध खोल लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये साइट खुल गई है और काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इसमें लाइंस भी अच्छी लिखी होती हैं और कुछ मुहावरे या फिर कह सकते हो लाइंस जो होती हैं वो सब भी इसमें लिखा होता है। तो काफ़ी अच्छा है यार, यहाँ से आप पढ़ लोगे तो ये इसमें देखिए लाइन काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन आपको पूरा नहीं पढ़ना होगा, मतलब पूरा नहीं लिखना होगा क्योंकि पूरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्ड हो जाएगा। एग्जाम में तो 350 वर्ड का ही आता है। तो पूरा पढ़ोगे 2-3 बार तो वहाँ पे जब आप लिखोगे तो बहुत सारे वर्ड्स छूट जाते हैं, जैसा कि पता ही होगा। तो वह कुल मिला के आपको 350 वर्ड्स में इसको लिख लोगे आप। तो यार काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जो है टॉपिक सारे पढ़ लेना, देख लेना एक बार और अपने हिसाब से वहाँ पे लिख लेना। तो ये भी अच्छी वेबसाइट थी। चलिए मैं लास्ट में बात कर लेता हूँ ये आपकी लेटर की। तो लेटर देखिए फॉर्मल आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर आएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि फॉर्मेट में लड़के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं। मे भी चांसेस हैं लेटर आने के, लेकिन काफ़ी कम चांसेस है क्योंकि पिछली बार प्रेसिस राइटिंग आई थी और प्रेसिस राइटिंग कहीं ना कहीं जो लेटर होता है उसको थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है। ओके, फॉर्मल लेटर की बात कर रहा हूँ मैं। सेंडर्स एड्रेस होता है यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद डेट होता है, डेट के बाद सेवा में होता है, सेवा में के बाद देखिए बिल्कुल यही फॉर्मेट आएगा, यही आपको लिखना होगा। बिल्कुल आपको रट्टा मार के एक तरह से कह सकते हो, जा सकते हो। लास्ट टाइम भी आप रिवाइज कर सकते हो मॉर्निंग में। तो यहाँ पे सेवा में लिखना होगा, रिसीवर्स एड्रेस लिखना होगा यहाँ पे, और रिसीवर्स एड्रेस के बाद आपको विषय लिखना होगा। विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके 2 से 3 नंबर कट जाएंगे, 5 नंबर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए विषय लिखना है, विषय के बाद आपको महोदय लिखना है। ये 2 लाइन आप याद रखिएगा कि डेट के नीचे सेवा में और कॉमा लगाना है।
और ये विषय के नीचे आपको महोदय लिखना है, उसके नीचे बॉडी लिखना है, यानी कि जो भी आपको लिखना है जिसके बारे में लिखना है। उसके बाद धन्यवाद लिखना है, भवदी लिखना है, और उसके बाद नाम लिख लेना है। नाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम लिख सकते हो, अगर दिया हुआ है तो लिख सकते हो, तो XYZ लिख देना, कोई इशू नहीं। ओके, सेंडर्स नेम यहाँ पर रहेगा। तो ये जो है जो आप फॉर्मेट देख रहे हो, इसका जो लिंक है, मैं इसको पहले तो मैं इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ आप इसको देख सकते हो, एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। और एक और चीज़ इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको बुक या फिर ऐसा कोई फॉर्मेट चाहिए बुक वगैरह, तो बुक वगैरह मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पूरा का पूरा जो बुक है, उसको बुक को ही मैंने PDF फॉर्म में करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो वहाँ जाके आप जो लेटर है या फिर ऐसे हुआ उसका बुक को डाउनलोड करके एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहिए ऐसा कोई कंटेंट, तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जो है वो पेस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई हो, कोई भी इशू हो। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपका सेंटर जहाँ भी गया हो, ये तो आपको पता है कि आप पेपर तो ऑफलाइन ही होता है, तो वहाँ पे आप वॉच वगैरह ले जा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। पानी की बॉटल वगैरह भी ले जा सकते हो, सब कुछ ले जा सकते हो। मतलब एग्ज़ाम ऐसे ऑनलाइन होता है, वहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, तो वॉच ले जा सकते हो आप। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं हर एग्ज़ाम में कहता हूँ कि वहाँ जो डेस्क होता है वो थोड़ा खुरदुरा दे देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। खुरदुरा पेपर दे देंगे तो लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। राइटिंग जो है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि राइटिंग पे अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ये मैंने खुद देखा है। थोड़ी सी इरेलीवेंट चीज़ें भी आप लिख दोगे लेकिन राइटिंग अच्छी रहेगी तो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और बाकी आप डेस्क वगैरह चेंज करा सकते हो सबसे पहले, और कोई दिक्कत नहीं, आराम से एग्ज़ाम देना यार। और थोड़ा सा निबंध और जो आपका लेटर या फिर प्रेसेस आएगी, उसके लिए थोड़ा सा आप टाइम देके उसके बारे में सोच लेना, नियर अबाउट 3 से 4 मिनट देना, और सोच के उसके बाद ही लिखना। अपना जो भी चीज़ें, जो भी टॉपिक देगा उसके बारे में अपने माइंड में पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक कैसे आपको करनी है, ये चीज़ आपको सोच लेना है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो PDFs वगैरह के लिए, अगर आपको चाहते हो तो। बाकी एग्ज़ाम अच्छे से देना, टेक केयर, जय हिंद, पढ़ते रहिए।